IQ लेते हैं आज हम चैप्टर 1 से। जो पहले मतलब आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं का एक वो कलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन आज हमारा 1-1 ऑन 2 का है। 1-1 ऑन 2 हमें दो तरीके से मिल सकता है क्वेश्चन में। वो ये भी पूछ सकता है शो दैट F इज़ बाइजेक्टिव। जब दोनों होते हैं 1-1 एंड ऑन 2 तो बाइजेक्टिव, लेकिन अगर ये अलग अलग शो करवाना चाहता है तो 1-1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन 2 को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, प्रोसेस क्या है 1-1 का? तो 1-1 का मतलब क्या होता है? 1-1 का मतलब होता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं उन सब की इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन के हर एक अलग एलिमेंट के लिए अलग इमेज होनी चाहिए। किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर। ठीक है, इसे 1-1 कहते हैं। प्रूफ करने का तरीका क्या है? देखो, पहले यहाँ लिख लो 1-1 कि जी हम पहले 1-1 प्रूफ कर रहे हैं आंसर में। ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2। भाई अगर आप fx1 को fx2 के इक्वल लिख रहे हो, आप कह रहे दो इमेजेस इक्वल है, दो इमेजेस दो अलग पॉइंट पे x1 पे और x2 पे इक्वल आई हैं दो इमेजेस, तो फिर एंड में हमें ये जरूर दिखाना पड़ेगा कि x1 और x2 भी इक्वल हैं। अगर उनकी इमेजेस इक्वल हैं तो x1 और x2 डिफरेंट नहीं हैं, दोनों सेम पॉइंट हैं। अगर लेकिन आपने ये दिखा दिया कि पॉइंट तो डिफरेंट है, इमेजेस सेम आ रही हैं, पॉइंट तो डिफरेंट है, इमेजेस सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब मान लो कि यहाँ पे ये x1 ये x2, अगर ये डिस्टिंक्ट हो गए, डिफरेंट हो गए, ये fx1 तो x1 पे और fx1 और fx2 दोनों इक्वल है, तो इसी को मान लो fx1 इज इक्वल टू fx2। x1 पे भी यही इमेज आ रही है, x2 पे भी यही इमेज आ रही है। ये डिस्टिंक्ट है तो, पर ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये भी क्या आते हैं बाद में जब हम प्रूफ करते हैं कि x1 और x2 भी इक्वल होंगे। x1 x2 इक्वल है तभी fx1 fx2 के इक्वल हो सकता है 1-1 के लिए। और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर fx1 fx2 के इक्वल नहीं है तो x1 भी x2 के इक्वल नहीं है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। तो fx1 किसके इक्वल हो गया? fx2 के इक्वल। बताइए fx1 क्या आएगा? x1 - 1 अपॉन x1 - 2 इज इक्वल टू x2 - 1 अपॉन x2 - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 प्लस 2। x1 x2 से x1 x2 खत्म, 2 से 2 खत्म। अब x1 को इधर ले जाओ तो माइनस से प्लस होगा, यहाँ बचेगा माइनस x1 और उधर बचेगा माइनस x2। माइनस से माइनस कैंसिल करो, x1 किसके इक्वल आ गया? x2। भाई यही काम आपको 1-1 के लिए करना। और देखो जी, गारंटी है पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता ही आता। इस बार मेंस में नहीं आया तो क्या पता कंपार्टमेंट में आ जाए। ठीक है, कंपार्टमेंट नहीं है तो अगले साल के मेंस में आ जाए। तो 1-1 ऑन 2 का क्वेश्चन आता ही है पेपर में, या नहीं तो फिर रिलेशन से आ जाएगा। 2 साल से तो रिलेशन का भी सेम ही क्वेश्चन आ रहा है, वो मैं अगले में करा दूंगा इसके बाद ही। F इज़ 1-1 ऑन 2 के लिए क्या काम करते हैं? तो ऑन 2 समझ लेते हैं पहले। ऑन 2 होता क्या है? ऑन 2 क्या होता है ऑन 2 में कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हमारे, उन सब की प्री इमेज होनी चाहिए। उन सब की प्री इमेज का मतलब क्या है? समझिए बात को। जैसे मेरा यहाँ पे A सेट है R-2 और B सेट है 1, ये मेरा कोडोमेन है। क्या है ये? मेरा कोडोमेन। अब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है ये सब किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सब किसी ना किसी की इमेज। किसकी इमेज? भाई मैंने मान लिया कि यहाँ से एक एलिमेंट निकाला, मैंने निकाला यहाँ से 3, x में 3 लिया मैंने, तो fx क्या है मेरा? चेक करिए जरा। x - 1 अपॉन x - 2 पुट किया, f3 कितना आएगा? 3 - 1 3 - 2, 2 आंसर आएगा। तो मतलब 3 की मैपिंग होगी 2 के साथ। 3 की मैपिंग किसके साथ होगी? 2 के साथ। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोडोमेन में जैसे यहाँ पे 2 है तो इस 2 के लिए डोमेन में क्या है? 3। इस 2 के लिए डोमेन में क्या है? 3। अब इस 2 के लिए डोमेन में 3, इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं x में 3 पुट करता हूँ तो मुझे 2 मिलता है। अगर मैं x में 3 पुट करता हूँ तो मुझे 2 मिलता है। मैं 4 पुट करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ और मिलेगा, 5 पुट करूँगा तो कुछ और मिलेगा, 7 पुट करूँगा तो कुछ और मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट इसमें आ रहे हो, वो सारे मैप हो जाने चाहिए। किसके एलिमेंट के द्वारा? इसके एलिमेंट के द्वारा। अगर मुझे ये देखना कि 2 किसकी इमेज है,
ठीक है, 2 किस एलिमेंट की इमेज है, तो 2 को 3 की इमेज क्या है 2, और 2 मतलब इस 2 के लिए 3 क्या है, प्री इमेज, क्या है, प्री इमेज। प्री इमेज में हम ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि 2 यहाँ पर किसकी इमेज है, तो 2 यहाँ पर 3 की इमेज है, क्या इस 2 के लिए डोमेन में कोई एलिमेंट है, क्या हाँ 3 है। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट को डोमेन में आ रहे हैं उन सब के एलिमेंट के लिए डोमेन में हमारे पास क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। हर एक एफ के लिए क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब देखिए तो प्रूफ कैसे करते हैं ऑन टू को स्टेट। देखिए ऑन टू प्रूफ करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका देखते हैं हम जरा, पहला बेसिक तरीका क्या है, हम पुट करते हैं पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2 वाई। x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 वाई। x कॉमन लो, क्या बचेगा, 1 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 2 वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गई। ठीक है, देखिए अब आप जब बुक से करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वो कैसे करके दिखाएगा आपको। भाई एक तो तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा, एक तरीका मैं आपको ये बताऊँगा। एक तरीका तो ये है कि भाई देखो, अभी मैंने पता करा कि x की जो डोमेन है वो r माइनस 2 है, क्या है, r माइनस 2। अब x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस वाई पे। तो y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, ये रेशनल फंक्शन है p अपॉन q की फॉर्म में, और रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। तो इसका मतलब y माइनस 1 क्या नहीं हो सकता, 0। y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1। तो y किस में बिलोंग करेगा, अब बताना जरा सेकंड सेट क्या है। तो y जो होता है, y किसका सेट होता है, y होता है रेंज का सेट। किसका सेट होता है, रेंज का सेट। तो आप क्या बताओगे भैया, y जो है, y की वैल्यू क्या आ गई, इसमें आप लिख के दिखाओगे फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल इसका मतलब है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू r माइनस 1 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r माइनस 2। जितने भी y बिलोंग कर रहे हैं r माइनस 1 में, जितनी भी इमेजेस, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पे दोबारा देख लो, जितनी भी इमेजेस b सेट में आ रही हैं, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, उन सभी के लिए एग्जिस्ट करता है x किसके अंदर, डोमेन के अंदर, r माइनस 2। भाई जब सबके लिए x है, मतलब सबके लिए क्या है, ये प्री इमेज, क्या है ये, प्री इमेज। यही तो मतलब वो इस बात का, जितने भी y कोडोमेन में बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए आपका x है किसमें, डोमेन में। और ये बात किसको साबित कर रही है, ये ऑन टू को साबित कर रही है, बात किसको साबित कर रही है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे f इज ऑन टू। ये तो थी समझदारी की बात कि जब आपको समझ हो गई इस चीज़ की कि भाई जो मेरा y है वो r माइनस 1 में से आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक तरीका और जोड़ लीजिए, जब y है तो y में आपने क्या दिखाया, ये रेंज हो गई, क्या हो गई, ये रेंज क्या आ गई इसकी, r माइनस 1, और कोडोमेन कितना है, r माइनस 1। तो एक तरीका ये भी बैठेगा, इफ़ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज किसके इक्वल हो गया, कोडोमेन के। तो भैया यहाँ से आपने अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन लिख दिया तो ये भी ऑन टू हो गया, f इज ऑन टू। ठीक है, मैं पेपर का तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका तो आपका मैंने ये देखो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा हो अलग सेपरेट बिल्कुल, एक छोटा सा तरीका ये ख़त्म हो गया। अब एक तीसरा तरीका क्या है, जैसे ही आपने x की वैल्यू निकाली, अब आप fx लिखो, क्या है, fx की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे, 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई पुट करो। 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 2। जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लोगे आंसर आएगा y। ठीक है, आपने जो भी वैल्यू x की y के रिस्पेक्ट में निकाली उसे जब आप दोबारा fx में पुट करोगे तो y का मतलब क्या है कि भैया देखो, जो भी आपका x आया सही y के रिस्पेक्ट में, जब आप उसे fx में पुट करते हैं तो आपको कोई ना कोई इमेज जरूर मिलेगी, कोई ना कोई इमेज जरूर मिलेगी। जैसे आप उसे x में पुट करोगे तो आपको कोई ना कोई इमेज ज़रूर मिलेगी। तो यही तो बात कह रहा था वो कि कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए उसका। तो fx इज इक्वल टू वाई, यहाँ भी क्या डाल दोगे, f इज ऑन टू। भाई तीन में से आपको जो सही लगता हो वो इस क्वेश्चन के लिए आप कर लेंगे।
ये क्वेश्चन PYQ के हिसाब से बढ़िया था, कई बार आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन दोबारा आने की भी चांसेस है। भाई ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इक्विवेलेंस रिलेशन वाला। इसमें मैं एक बुक इक्विवेलेंस रिलेशन भी सिखाऊंगा, इक्विवेलेंस क्लास भी, तो बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पास वो कह रहा है n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। पहली लाइन हमने डिकोड करी कि n जो है, जो हमें कहीं भी अगर n यूज़ हो रहा है तो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। आर बी आर रिलेशन में आते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर। किस में आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन हमेशा किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जब हमारे एलिमेंट ही नेचुरल नंबर से आ रहे तो रिलेशन के अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो किस में से आएंगे? n क्रॉस n से आएंगे। तो रिलेशन जो सबसेट होता है किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, n क्रॉस n का, डिफाइंड बाय ए बी। अब जो रिलेशन है, एक तो होता है हमारा बाइनरी रिलेशन, जो सिंपल a क्रॉस a वाला रिलेशन, जो सेट से सेट में रिलेशन होता है। यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है वो है ऑर्डर्ड पेयर में। रिलेशन किस में है? ऑर्डर्ड पेयर में। तो सेट का रिलेशन है, मान लो अगर कोई सेट गिवन होता है 1 2 3 4 5 6, वो कहता है a रिलेशन b, तो एलिमेंट का रिलेशन है। एलिमेंट का रिलेशन नहीं है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, तो मैंने लिया सबसे पहले लेट a, b बिलोंग्स टू n क्रॉस n फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू n। भाई आप a, b को हमेशा किस में से लोगे? n क्रॉस n में से। रूल क्या कह रहा है यहाँ पे? रूल कह रहा है, तीसरी लाइन को डिकोड करो, ए बी रिलेशन सी डी। ए बी का रिलेशन पहले ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ है। अगर मैं इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 रखूँ तो 1 2 3 4, इससे आसानी से हो जाएगा। ये क्या करना है यहाँ पे देखो, 1 4 2 + 3 इज इक्वल टू 2 3 1 + 4, 2 × 3 1 + 4। ये रूल याद रखना है। 14 23 23 से 14। लेट ए बी, a, b एलिमेंट नहीं है, ये अलग अलग, कभी ने एलिमेंट समझो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अलग से। ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है निकलिए? ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो जरा, जब ए बी n क्रॉस n में आ रहा है तो मैं चाहता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाना। क्या किसके लिए काम हो रहा है ये? रिफ्लेक्सिव के लिए। क्या होगा भाई? जब सिंपल एलिमेंट गिवन होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? a रिलेशन a। क्या लिखते हैं? a रिलेशन a। यहाँ पे क्या लिखेंगे? a b रिलेशन a b। तो यहाँ पे रूल लगाओ 1 2 3 4 वाला। क्या है रूल? 1 4 1 4। इट इम्प्लाइज 1 4 ब्रैकेट 2 + 3 b + a इज इक्वल टू 2 3 b a 1 + 4 a + b। भाई ये इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसके नीचे ये जरूर लिख देना, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर कॉम्यूटेटिव। कैसे होते हैं? नेचर उनका कॉम्यूटेटिवनेस होती है उनके अंदर। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। अब दूसरे पे आए, ये रिफ्लेक्सिव निपट गया। सिमेट्रिक पर आए। सिमेट्रिक वाले में मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, उसे ढंग से सीख लेना बस, वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में कैसे करके आनी है। आपने सबसे पहले तो एक बात माननी है, क्या कि जैसे अगर मैं मानता था सिंपल एलिमेंट वाले में क्या मानते हैं? ए का रिलेशन बी के साथ है, ये बात साबित है, ये बात है। हमें प्रूफ है करना है कि बी का भी ए के साथ होना चाहिए। ए का तो है बी के साथ, बी का भी ए के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में क्या करेंगे कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का तो है दूसरे के साथ। ठीक है, ये तो गिवन है। लेट ए बी रिलेशन सी डी। इट इम्प्लाइज अगर ये रिलेशन है तो इसके बाद रूल को भी फॉलो करेगा वो। बिल्कुल करेगा जी, क्यों नहीं करेगा। यहाँ पे क्या दिखाओगे? फॉर ऑल a, b c, d belongs to n क्रॉस n and a b c and d belongs to n। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जब आप इसे लिख दो ना रूल को लिखने के बाद आपको प्रूफ क्या करना है? पहले ये सोचो भाई, ये तो गिवन है तो इसका उल्टा प्रूफ करना होगा। इसका उल्टा प्रूफ क्या है कि सी डी का रिलेशन होना चाहिए किसके साथ? ए बी के साथ। यही तो प्रूफ करना होगा। तो इसे नीचे लिख लो, एक लाइन को लीव करो, एक लाइन छोड़ो अभी नोटबुक में, और इसे लिख लो, सी डी रिलेशन ए बी एग्जिस्ट। ये डाल दो। तो आप कहोगे सर या तो प्रूफ ही हो गया। हाँ बिल्कुल प्रूफ हो गया, हमने एक लाइन छोड़ी भी तो है। एक लाइन जो छोड़ी है, जब आप इसे नीचे लिख दो तो अब इसमें रूल लगाओ। रूल क्या कहता है?
रूल कहता है 1 4, तो इसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करो, 1 4, तो पहले क्या आएगा सी बी ब्रैकेट 2 + 3 क्या आएगा डी + ए इज इक्वल टू 2 3 डी ए ब्रैकेट 1 + 4 सी + बी। तो देखना जरा, अब इस लाइन को हटा दो, ये मैंने यहाँ से ये लाइन बनाई है। अगर मैं ये लाइन ना छोड़ के इसे करता पहले तो मेरे लिए सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाता कि मैं इसे कैसे लेकर आऊँ, कैसे सेट करूँ। ठीक है, तो कैसे करना है, एक लाइन छोड़नी है, इसे लिख देना, उसके बाद इसमें रूल लगा दो नीचे वाले में। ठीक है, हो जाएगा। तो क्या हो गया देखो, ये सी बी ब्रैकेट डी + ए इज इक्वल टू डी ए ब्रैकेट सी + सी, हैंस क्या है ये सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बारी है। ट्रांजिटिव इसका सबसे टफेस्ट पार्ट है। ट्रांजिटिव बहुत ध्यान समझिएगा सर जी। ट्रांजिटिव में क्या करोगे, ट्रांजिटिव में सबसे पहले चाहिए आपको 3 सेट, तो लिख लो लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n। आगे अब एंड गिवन ए बी रिलेशन सी डी एंड सी डी रिलेशन ई एफ एग्जिस्ट। भाई दो तो गिवन होते हैं ना, ए रिलेट बी, बी रिलेट सी, ए रिलेट सी करना होता है, लेकिन यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है तो ए बी रिलेट सी डी रिलेट ई एफ। और हमें क्या प्रूव करना होगा, दैट ए बी रिलेट्स ई एफ। जब ए बी रिलेट करेगा सी डी के साथ तो क्या आएगा, ए डी ब्रैकेट बी + सी इज इक्वल टू बी सी ए + डी। भाई ये तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि गिवन है, ये हमें गिवन है। अब सी डी और ई एफ इसको मानो 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा 1 4, मतलब सी एफ ब्रैकेट 2 + 3 डी + ई इज इक्वल टू 2 3 डी ई ब्रैकेट सी + एफ, मतलब 1 + 4। बन गई बात। ये बात बनने के बाद आपको क्या करना है, बी + सी को डिवाइड करो बी सी से, ए + डी को डिवाइड करो ए डी से, डी + ई को डिवाइड करो डी ई से, और सी + एफ को डिवाइड करो सी एफ से। कर दिया। यहाँ डिवाइड करो इसे अलग अलग, b/b सी करोगे तो 1/c, c/b सी करोगे 1/b, ये 1/d, ये 1/a। यहाँ पे आएगा 1/e 1/d 1/c 1/f। ये बात बन गई बात। ये बात समझ में आई, पहले ये बताओ। ठीक है, अच्छा जी। अब इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, अब इसको मानो यहाँ पे फर्स्ट और इसको क्या मान लो सेकंड। अब करते हैं हम फर्स्ट प्लस सेकंड। जब आपने किया तो 1 + c + 1 + b, LHS में ऐड होता है, ये LHS है और ये दूसरी इक्वेशन का LHS है, 1/e + 1/d इज इक्वल टू 1/d + 1/a + 1/c + 1/f। देखो कौन सी टर्म कटेगी, 1/d से 1/d साफ हो जाएगा और 1/c से 1/c साफ हो गया। बन गई बात। हाँ, ये बन गई बात। यहाँ पे b और e का LCM क्या आएगा, बी क्या बचेगा, e + b इज इक्वल टू AF, ऊपर क्या आएगा F + A, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AF E + B इज इक्वल टू BE F + A। कहीं रफ में ना एक काम करना, जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो फाइनल तक पहुंच जाए, यहाँ तक सॉल्व हो गया, उसके बाद रफ में ना एक काम करना, आपको रिलेशन दिखाना AB और EF में। यहाँ लिख लेना ऐसे, या 2 लाइन छोड़ के लिख लेना यहाँ पे, AB रिलेशन EF। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, फर्स्ट इंटू फोर्थ AF आ रहा है मेरा, करेक्ट है। रूल के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, B + C, लेकिन मेरा E + B बन रहा है, तो एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। मैंने कर लिया उसे B + C, कर लिया। अब बड़ा चेक भी तो करना है ना मैं आंसर, इज इक्वल टू 2 + 3 BE, सही आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 + 4, क्या आ रहा है रूल चेक करो, यहाँ पे देखो 2 3 1 + 4। अब 1 + 4 में क्या आएगा, 1 + 4 में आना चाहिए A + F, यहाँ पे F + A आ रहा, सही कर लेंगे इसे। यहाँ लिख दीजिएगा एडिशन इज कॉम्यूटेटिव।
ठीक है, ये था क्वेश्चन जिसमें हमने तीनों दिखाया, लास्ट में दिखा देंगे आर इज ट्रांजिटिव। जब ये तीनों हो जाएगा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। एक चीज़ और रह गई इस क्वेश्चन के हिसाब से जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, वो इतनी जगह में काम हो जाएगा, वो सीख लो उसे भी। वैसे इस क्वेश्चन में पूछी नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि किसी की इक्विवेलेंस क्लास मान ले, लास्ट में क्वेश्चन में जोड़ दे, फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1,2 ऐसे दे दिया कि 1,2 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ। बड़ा आसान काम है इक्विवेलेंस क्लास में कि जहाँ भी आपको रिलेशन दे रखा है, पहले रिलेशन को नोट कर लो। यहाँ पे जो भी आपको रिलेशन दे रखा है, AD B + C = BC A + D, कर लिया नोट। अब इनमें से किसी एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्लेस कर दो, किससे, जिसकी इक्विवेलेंस क्लास मांगी है। AB रिलेशन मैंने CD को रिप्लेस कर दिया 1 2 से, तो जहाँ जहाँ पे C आ रहा है वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ पे D आ रहा है वहाँ पे 2 पुट करें। AD, A कितना, A तो A ही रहेगा, D कितना है 2, B + C B + 1 = यहाँ पे BC B × 1 ब्रैकेट A + D A + 2 बना लिया इस तरीके से। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो पहला आएगा 2AB + 2A, यहाँ से क्या आएगा AB + 2B, इसे इधर ला के माइनस करो, AB + 2A - 2B = 0। समझ में आ गई इतनी बात। अब 2B को उधर ले जाओ और इधर से कॉमन ले लो A, तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया आपने A, तो क्या बचा B + 2 = 2B। तो A की वैल्यू क्या आई बताइए ज़रा, 2B/B + 2। तो मैंने मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन ले लिया, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। A की वैल्यू क्या आ गई, A का रिलेशन क्या आया, 2B/B + 2। क्या रिलेशन आया, 2B/B + 2। अब B की वैल्यू आपने 1 पुट करी, तो आप ऐसी ही वैल्यू पुट करोगे जिन्हें पुट करने पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। सपोज दैट, क्यों, क्योंकि A और B कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं डाल देंगे हम इसमें, हम ऐसे सेट डालेंगे जो डिवाइड भी कर पाए इसे। मैंने डाला इसके अंदर 2 डालती क्या आएगी वैल्यू 4, B = 2, A क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 + 2 4, क्या आएगा 1। तो एक सेट तो हो गया 1,2। 1,2 तो हमारा क्वेश्चन ही था 1, जो भी जिसका भी पूछा जाएगा वो जरूर आएगा, ठीक है। अब अगर मैंने मान लो 3 पुट करा, 3 डिवाइड नहीं करेगा, मैंने 4 पुट करा, 4 नहीं करेगा, 5 पुट करा, 5 नहीं करेगा, 6 पुट करो इसमें, नहीं करेगा, 2 6 12 आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे वाले सेट ढूंढने हैं जो कि इसमें कम्प्लीटली डिवाइड कर जाए। देखो अगर होंगे तो आराम से मिल जाएंगे, नहीं तो कभी कभी वो बस रिलेशन पूछता है कि A और B में रिलेशन क्या आएगा, A और B में रिलेशन क्या आएगा। ऑर्डर्ड पेयर सारे नहीं पूछता, केवल वो रिलेशन पूछता है, ठीक है। तो रिलेशन हमने दिखा दिया, रिलेशन तक ही हमारा काम हो जाता है कि जी ये रिलेशन है, इस रिलेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ वीडियो में, कि रिलेशन जो है सेट इंटीजर के सेट पर है। किस पर है, इंटीजर के सेट पर है। इंटीजर्स तो पता होंगे ना आपको, -1 -2 -3 ये सब जो चले गए, और 1 2 3 अप टू सोन अप टू इन्फिनिटी। तो ये सब क्या है, XY बिलोंग कर रहा है R में, मतलब ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा रिलेशन में बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है। और रूल क्या है कि x - y / 3 है, मतलब हमें ऐसे ही ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें डिफरेंस जो है x - y 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे आप ले सकते हो 1 के साथ 4 को, 1 - 4 - 3, 2 के साथ 5 को ले सकते हो, 8 को ले सकते हो, 11 को ले सकते हैं, 2 - 11 - 9, ठीक है। वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले मैं ज़रा एक बार मॉडिफाई कर देता हूँ स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख के, रिलेशन = x, y such that x - y is divisible by 3 where x, y belongs to z। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है,
स्ट्रक्चर हो गया, अलग आ गया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए काम करते हैं जल्दी जल्दी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, लेट x, x बिलोंग्स टू r, x, x बिलोंग्स टू r। मतलब मैंने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिए जिनके पहले और दूसरा एलिमेंट सेम है। जैसे 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, 4 4 ले लिया, 5 5 ले लिया, ऐसे वाले लिए मैंने, जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी इंटीजर हो सकते हैं। 1 - 1 क्या होगा, 0। 2 - 2 क्या होगा, 0। 3 - 3 क्या होगा, 0। सारे के सारे 0 आ जाएंगे। तो x, x बिलोंग्स टू r। इट इम्प्लाइज दैट x - x इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो x - x क्या आएगा, 0। भाई 0 इज डिविजिबल बाय 3, इट इज ट्रू और नॉट ट्रू। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। भैया ये रिफ्लेक्सिव भरेगा, होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का तो वही पुराना अपना रोना है उनके पास। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि x का रिलेशन y के साथ है। x का रिलेशन किसके साथ है, y के साथ। x रिलेट y। अगर मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, x रिलेट्स y। और प्रूफ क्या करना है, वाई एक्स बिलोंग्स टू r। अगर एक्स वाई r में बिलोंग कर रहा है तो रूल क्या था, x - y इज डिविजिबल बाय 3। बहुत आसान सी बात है। अगर x - y डिविजिबल बाय 3 होगा तो y - x भी डिविजिबल बाय 3 होगा। हो गई बात ख़त्म। अगर x y बिलोंग्स टू r शो कर रहा है x - y को, तो y - x किसे शो करेगा, y, x को, बिलोंग्स टू r। यस, सिमेट्रिक। अब आती है बात ट्रांजिटिव की। भाई ये तो जितने क्वेश्चन कर सको उतने कम है। 150 कॉपी चेक करी इस बार, कम से कम 122 123 कॉपी ऐसी होंगी जिसमें बच्चों ने क्वेश्चन गलत कर रखा है। आसान सा क्वेश्चन आया था, पिछले साल √2 था, इस साल √3 दे दिया उन्होंने, x + y - √3। सारे बच्चों ने लाइन से गलत, क्या पता नहीं एक दूसरे की चीटिंग कर रहे थे। 122 मतलब 122 कॉपी में था ही नहीं सही आंसर। 20-30 बच्चों ने सही कर रखा था, उन्हीं को नंबर मिले थे। 46% बच्चा तो फेल ही हो गया था। लेट x, y, z बिलोंग्स टू r में बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो रूल को फॉलो कर रहे होंगे, रिलेशन में आ रहे हैं तो रूल को फॉलो कर रहे होंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और x रिलेट y, y रिलेट्स z, इस तरीके से लिख सकते हो। अगर x y में रिलेट कर रहा है तो x - y इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है भैया। y - z, दूसरे वाला क्या बोलेगा कि y - z इज डिविजिबल बाय 3। y - z इज डिविजिबल बाय 3। डिवाइड करेगा, पक्का डिवाइड करेगा। भैया एक बात बताओ, अगर एक नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मैंने एक नंबर लिया 18, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। एक नंबर लिया मैंने 15, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इनका सम करूं दोनों का तो 33 आएगा, तो ये भी तो 3 से डिवाइड होगा। अगर दो ऐसे नंबर है कि x - y और y - z दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका सम भी डिविजिबल बाय 3 होगा। क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। y से y कट गया तो क्या बचा यहाँ पे, x - z इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब x, z बिलोंग्स टू r। हो गया ट्रांजिटिव। जब ये ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, तो और क्या रह गया। मैं आपको इसमें इक्विवेलेंस क्लास और सिखाता हूँ, निकालनी कैसे निकालते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में मांगता, ऐसे सिंपल लिख देगा वो, फाइंड दिस, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास निकालनी 3 की। आपको ऐसे एलिमेंट निकालने हैं जो 3 के साथ रिलेट होकर रूल को फॉलो करें। भाई मैं 3 के साथ ऐसा कौन सा दूसरा एलिमेंट डालूंगा जिससे माइनस करने पे वो 3 का डिविजिबल हो जाए, वो 3 का डिविजिबल हो जाए। तो आप पहले रूल को लिख लो, मैंने जो रूल पिछली बार बताया था वही चलेगा। x - y बिलोंग्स टू r, इट इम्प्लाइज x - y इज डिविजिबल बाय 3। अब ये क्वेश्चन में पेपर और कैसा चेंज होकर आ सकता है। x - y डिविजिबल की जगह वो मल्टीपल लिख देगा। यहाँ क्या लिख देगा, मल्टीपल। भाई जो नंबर डिविजिबल है वो मल्टीपल भी तो होगा 3 का। x y, अब एक की जगह मैंने पुट कर लिया यहाँ पे 3, y की जगह। तब मुझे x बताना, x क्या होगा।
अगर आपने यहाँ 3 पुट कर दिया तो इससे x पे क्या चेंज आएगा, मतलब आपको 3 के साथ वो एलिमेंट ले रहे हैं जो इसके साथ ऑपरेट होके रूल के अंदर, जैसे एक नंबर 3 है तो y क्या होगा, जैसे 0 हो गया, y की वैल्यू 0 हो गई, 3 माइनस 0 कितना आएगा 3, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3। अगला नंबर क्या आ गया था, मैंने -3 ले लिया तो 3 माइनस -3 कितना आएगा 6, 6 इज़ डिविजिबल बाय 3। अगला मैंने -6 ले लिया तो 3 + 6। तो आपको ऐसे नंबरों की लिस्ट बनानी है पूरी। क्या बनानी है भैया, लिस्ट। x - 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, ये नंबर आ गया। अब x बिलोंग्स टू क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा, आपको x जगह ऐसे नंबर रखने हैं जो डिविजिबल हो जाए किससे, 3 से। पहला 3 पुट कर दो, ठीक है। अच्छा 3 तो बिल्कुल पॉजिटिव साइड से हो गया, 0 भी चल जाएगा ना, 0 इधर क्या आएगा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। और इधर क्या आएगा -3, -6, -9, -12 एंड सो ऑन। तो ये सारा जो, इसे खोल दो या बंद कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा लग रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखा है ये भी ठीक है, खोल दोगे तो भी ठीक है। तो x बिलोंग्स टू दिस, आपने जिस एलिमेंट का मांगा है 3 का, तो ये क्या होगी उसकी इक्विवेलेंस क्लास। ये सारे एलिमेंट 3 के साथ ऑपरेट होकर डिविजिबल होंगे किससे, 3 से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से।